A very charming good morning, all of you. So, dear students, yesterday we have completed lesson number 3rd, Discovering Tech, the Saga Continues, written by A.R. Williams. This lesson occurs in your Hornbill book. Okay. So, today I am going to start about something special. When I started the lesson, I discussed over these expressions. Okay, so the main thing of these expressions start from here right now. Forensic reconstruction. The word is forensic reconstruction. It means is to rebuilding the facts about life and death by putting back together the evidence to examine a crime scientifically. The reconstruction of King Tut's mummy was done to find solutions to the mysteries surrounding his death. किसी डेथ या किसी की लाइफ के बारे में कुछ जानने के लिए उस डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, जो एग्जामिन किया जाता है थ्रू सीटी स्कैन एक्सेट्रा, उसको फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं. ओके, यानी इट रेफर्स टू रिबिल्ड द फैक्ट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ by putting back together the evidence to examine a crime scientifically. किसी भी डेड बॉडी की उसका मर्डर हुआ या वो एक नेचुरल डेथ है, इसको जस्टिफाई करने के लिए उसका साइंटिफिक व्यू से जो स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. सेकेंड इज फ्यूनररी ट्रेजर्स. फ्यूनररी मीन्स हिंदी में अंतिम संस्कार होता है, ट्रेजर्स मीन्स खजाना होता है. सो इट रेफर्स टू द वैल्यूएबल्स एंड ट्रेजर्स विच वर buried along with the pharaoh in the pyramid. In Egyptian culture, they believed in the theory of rebirth, and they thought that the people who is dying after his death, he will need same things in his next birth. So they put some things with that dead body, some eatables, jewelry and gems etc. This is called funerary treasures. अंतिम संस्कार के समय जिन चीज़ों को किसी व्यक्ति के साथ में रखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इजिप्शियन ये मानते थे कि जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, उसका जो आत्मा है, सोल है, उसका नेक्स्ट बर्थ होने तक उसे जो अपना नीड है, डेली नीड की जो चीज़ें हैं, उसको उनकी ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए वो पिरामिड में उस डेड बॉडी के साथ में कई तरह के खाने पीने का सामान, ज्वेलरी वगैरह भी रखते थे. इट इज़ कॉल्ड फ्यूनररी ट्रेजर्स. नंबर सी, स्कडेड अक्रॉस. स्कडेड अक्रॉस का मीन्स है तेजी से चलना. इट रेफर्स टू मूविंग स्विफ्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It is used in the chapter to describe the movement of the dark bellied clouds. Scudded across, to move fastly from one place to another, उसे कहते हैं scudded across. लेसन में इसका यूज किया गया है. जो डार्क क्लाउड्स हैं, वो डार्क क्लाउड जब टट की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया कॉफिन से, तो उस समय वहाँ चारों तरफ डार्क क्लाउड्स कलेक्ट हो गए थे, उसके लिए मेंशन किया गया था. नेक्स्ट इज कास्केड ग्रे. कास्केड ग्रे, इट रेफर्स टू एश कलर्ड क्लाउड्स दैट हिट द स्टार्स. जो कास्केड ग्रे मीन्स है कि जो क्लाउड्स थे, उन क्लाउड्स ने उन स्टार्स को
हाइड कर दिया था, छिपा दिया था, उनके लिए वर्ड यूज करा गया कास्केट ग्रे। Resurrection means it refers to rebirth or revival after death. Resurrection में तो होगा rebirth और revival after death। जो rebirth, जो पुनर्जन्म की थ्योरी है, उसका मीन्स होता है resurrection। Next is circumvented. Circumvented means outsmarted or outwitted. The thieves would have easily bypassed the guards with artfulness and ripped the mummy apart to remove the gold. That is known circumvented. बहुत चालाकी से, circumvented means बहुत चालाकी से। जब उसकी कॉफिन से, रेजिन से उसकी बॉडी बिल्कुल चिपक गई थी, छुप नहीं पा रही थी, तो उस समय कार्टर के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि चिसेल से उसको अलग करना। अगर वो नहीं करते तो वास्तव में जो थीफ से चोर थे वो गार्ड्स को ट्रैप कर देते और सर्कमवेंटेड वे में, बहुत चालाकी से उसका सारा गोल्ड चुरा कर ले जाते। तो इसका यूज़, सर्कमवेंटेड का यूज़ इस रेफरेंस में हुआ है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी refers to CT scan that provides the X-ray image of a body in cross section. It is used for diagnostic purposes. जब किसी डेड बॉडी का क्रॉस सेक्शन में एक्सरे किया जाता है, उसको टोमोग्राफी कहा जाता है। एरी डिटेल। एरी डिटेल मीन्स होता है relating to the supernatural, relating to the supernatural, पारलौकिक, यानी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कंसीडर होता है कि ये किसी दूसरे लोक से बिलोंग करता है। दैट इज कॉल्ड सुपरनेचुरल। एरी डिटेल मीन्स सुपरनेचुरल। ओके डियर स्टूडेंट, सो इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। So now we are moving towards the NCERT folder. We are going to discuss over the topic. Each and everything should be cleared. It should be crystal clear, yeah, so that there should be no doubt about your query. So now understanding the text. Here is the first question. Give reasons for the following. Some points are given further, and on reading them you have to explain in your own words, in your own way. One is, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. In fact, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because right from the time of the discovery of his tomb in 1922 by Howard Carter, the modern world has been curious to find out what happened to King Tut. He died unexpectedly. No one knows how the boy king lived and died. His death has been obscured in mystery, with murder being the most extreme possibility. किंग टट की बॉडी को स्क्रूटनी के लिए क्यों लाया गया? 1922 में हावर्ड कार्टर ने जब उसकी डेड उसकी मम्मी को सर्च आउट किया तो 1968 में उसका सीटी स्कैन किया गया। केवल क्यों? बिकॉज ऑल द पीपल वर ईगर टू नो अबाउट द मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ, कि आखिर इतनी कम एज में, एक टीन एज में उसकी डेथ कैसे हुई,
क्या उसका मर्डर किया गया था, उसका पॉइजन दिया गया था, व्हाट्सएवर मे बी, इसलिए उसकी बॉडी का स्क्रूटनी किया गया। नेक्स्ट इज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। तो हावर्ड कार्टर्स की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो वास्तव में रिसेंट क्यों की गई? तो हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द ममी। जो ममी की ओरिजिनल स्टेट थी, उस कॉफिन में वो डेड बॉडी थी, लेकिन उसने चिसेल से, छेनी से उसके सारे लिम्स को कट किया था, तो उसने उसकी पूरी बॉडी बेकार कर दी थी। His men cut off the mummy's head and several every major joint of the body to raise King Tut from the coffin. केवल उसकी बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए उसके सारे जॉइंट्स को उसके मैन ने कट ऑफ कर दिया था, इसलिए वो बिल्कुल बेकार कर दी थी बॉडी उसकी। They then reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box and put the body back. Moreover, Howard Carter did not use scientific methods while excavating King Tut's mummy. It resulted in great damage to the mummy. Actually, 1922 आर्कियोलॉजिस्ट के पास में इतनी साइंटिफिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी कि वो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को इतना समझ पाते, इसीलिए उन्होंने ये गलती कर दी। लेटर ऑन इन 1968 में, उस समय साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो चुके थे और आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों का यूज़ करते थे, इसीलिए अब किसी चीज़ को बिना डैमेज करे ही उसके बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस कैन बी कलेक्टेड इजीली। Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains. हावर्ड कार्टर को किंग टुट के रिमेन्स को चिसेल, छेनी से काटकर अलग करना पड़ा। So Howard Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains because the ritual regions had hardened, cementing King Tut to the bottom of his solid gold coffin permanently. कार्टर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो उस समय जो रिचुअल रेजिन था, उस रेजिन को लगाया गया था उसकी बॉडी पर, उस बॉडी के जो रेजिन था वो सीमेंट की तरह एकदम हार्ड हो चुका था, और जो गोल्ड कॉफिन था वो उससे बिल्कुल स्टिक था, बिल्कुल चिपक गया था, उसको बस भी नहीं कर पा रहे थे, अलग भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कार्टर हैज़ नो अदर ऑप्शन एट दैट टाइम, सो दैट्स वाई ही यूज्ड चिसेल टू कट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट साइड। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो इसलिए उसे मजबूरी में उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि छेनी हथौड़े से इसको कट किया जाए, तब इसको बाहर निकाला जाए। टट्स बॉडी वाज बराइड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। किंग टुट की बॉडी को बिल्कुल शुद्ध सोने से कवर्ड अप किया गया था, उसके साथ एक अच्छा खजाना भी रखा गया था। क्यों? King Tut's body was buried along with gilded treasures because in that time the king was very wealthy and people thought and hoped that they could take their riches with them in their journey after death. Actually, it was a ritual. At that time, the people considered that the man who is dying will take a rebirth, and that's why he will in need of such things in the way to the next birth. तो लोग ये मानते थे कि एक बार मृत्यु होने के बाद में जो रीबर्थ होगा
तो उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और बीइंग ए किंग, राजा होने के कारण उनके लिए सारी चीज़ उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। Hence, King Tut was buried with all the things that he used in his daily life and the things that he would use in the afterlife. इसलिए किंग टुट के साथ में वो सारी चीज़ें रखी गई थी। The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. उसने अपना नाम तूतनखातेन से तूतनखामून क्यों रखा? The boy changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun because he wanted the restoration of the old ways. His ancestor Amenhotep IV had shocked the country by attacking a major god's Amun. It was a time of unrest. The boy tried to establish the old faith by remaining himself as Tutankhamun, which means living image of Amun. Actually, जो तट से पहले जो किंग था अमनहोटेप IV, उसने वहाँ के उस समय के गॉड अमून के सारे टेम्पल्स को नष्ट कर दिया था और कैपिटल भी चेंज कर दी थी। इसलिए वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा रिबेल हो रही थी। तो तूतनखानम ने उन लोगों के लिए सेटिस्फाई करने के लिए ही अपना नाम तूतनखानम रखा, और उसने अमून के टेम्पल्स को रेस्टोर किया, और उसका रेस्टोरेशन करने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 आर इज क्लियर? King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because the people were eager to know about the mystery of his death. That's why Howard Carter's investigation was essential because he had spoiled the body by cutting off in many parts. Carter had to chisel away the solidified regions to raise the king's remains because the ritual regions has turned as solid as cement, and it has stick the body to the coffin. Next is Tut's body was buried along with gilded treasures because the people of that time considered that the king will in need of such things in the rebirth. So that's why they put all these things with him. The boy king changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun to maintain and to satisfy the people of his period. His ancestor has spoiled, Amenhotep IV has spoiled the temple of Lord Amun. So Tutankhaten changed his name as Tutankhamun to satisfy the people that he will follow the rituals of the country. So here is question number 2. List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. कौन से ऐसे कारण थे कि रे जॉनसन ने अखेनटन को एक वैकी किंग बताया? Ray Johnson described Akhenaten as wacky because what he did was nothing less than crazy in those times. इसलिए बताया क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो केवल एक पागलपंती थी, क्योंकि कैपिटल को चेंज करना, टेम्पल्स को तोड़ देना, नेम चेंज कर लेना, ये सारी चीज़ें एक वैकी कंडीशन होती है। भारत में भी मुगल काल में एक किंग थे जिन्हें अपनी कैपिटल को चेंज करने की सनक रहती थी, और इस कैपिटल चेंज के चक्कर में हजारों लोग मारे गए। तो इन चीज़ों को वैकी वर्ड यूज़ करा गया, पागलपन।
He promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his own name, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city, now known as Amarna. He further shocked the country by attacking a major god Amun, by smashing his images and closing his temples. His reign was a horrible time. His reign was a horrible time. That's why Ray Johnson has described Akhenaten as witty, because he was a man without thinking. He was unable to take a decision perfectly and in a proper way. क्योंकि राजधानी चेंज करना, मंदिरों को तोड़ना, अपना नाम बदल लेना, ये it shows that he had no thinking power. That's why he did so. Next is, what were the results of the CT scan? King Tut's mummy was the first one that was being scanned. The CT machine scanned the mummy from head to toe and created 1700 digital X-ray images in cross-section. King Tut's head was scanned in 0.62 mm slice to register its complicated structures to prove the secrets of his death. Though there were some hurdles in the scan, it went as expected. The CT scan showed King Tut's neck, but were as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the ribcage, and a projection of the skull that showed there was nothing unnatural in his death. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस के थ्रू ये प्रूव हुआ कि टट जो था उसकी डेथ नेचुरल थी, उसके साथ कुछ भी अननेचुरल नहीं था. ये रिजल्ट था सीटी स्कैन का. नेक्स्ट इज लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस. List the advances in technology that have improved forensic analysis. So advances in technology have improved forensic analysis significantly. Today, diagnostic imaging can be done by computed tomography or CT. In CT, hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual pictures of the body. The scanners can scan even an intricate structure by scanning it in thin slices. ये टेक्नोलॉजी है कि हम सीटी स्कैन के थ्रू एक बहुत ही डीप इंट्रिकेट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. बहुत थिन स्लाइसेस में उसके जो है एक्सरे करे जाते हैं एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर देयर. ये रिजल्ट होता है. जो नई टेक्नोलॉजी है फॉरेंसिक एनालिसिस, उसमें इन चीज़ों के लिए बहुत इजी वर्क कर दिया गया. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ. King Tut was the last ruler of a powerful family that had ruled Egypt for centuries. He came to the throne when he was not even a teenager. At a very young age, he contributed tremendously in restoring the past glory and old ways. However, he met a very early death in mysterious circumstances when he was just 18 years old. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated a lot about him. His mummy was the first one to undergo a CT scan, hence in life as in death, he has been the attention of all. Means वो अपने आप में ऐसा रहा कि जब when he was a living person in teenage, each one and everyone knows him very well, and after that when it was come to know about body, so each one and everyone wanted to know
about the mystery, about the secret of his death. So, dear student, these are the explanation of question number 1 and question number 2 completely. Read them carefully. Write down their answers in your own way, in your own words. Okay? It depends only on the reading text knowledge by you. Whatsoever you have studied, if you have just make up your mind, and if you have just developed a mind map of the lesson, you can answer all the question easily. So it's enough today, and have a nice day ahead. Goodbye.